तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि है आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि कैसे हमने नया एक कोर्स स्टार्ट किया, खासकर फोकस बैच के लिए, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जिनका एंड टर्म आने वाला है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना बच गया है, इसलिए हम सारे टीचर्स ने सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसा क्वेश्चंस लाएं जो कि आपके एंड सेमेस्टर में आते ही हैं, ठीक है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है और आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो आप ये सब क्वेश्चन पढ़ के जा सकते हो, आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ एग्रोनॉमी और हेरिटेज दोनों का साथ में आ रहा है। फ्रेंड्स, हमने कोशिश किया है कि सारा सब्जेक्ट एक साथ कवर कर ले, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चंस मिल सके, गेस्ट पेपर मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसे प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे ज़रूर जाके चेकआउट करें। वरना हमारे आप चैनल विजिट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। वहाँ पे हमने स्पेशली एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर हेरिटेज का फोकस बैच करके एक ग्रुप बनाया है, उसमें आपको मिल जाएगा ये वीडियो। अगर आपने देखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका? टनका का। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए टनका के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा जानते हैं ये होता क्या है। पहली बात तो आप एक बात जान लें कि टनका को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं कुंडस। ओके, कुंडस। ओके फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि पानी को बचाते हैं। ये जनरली फ्रेंड्स होता क्या है, ये जनरली आपके थार डिजर्ट रीजन में, जो कि राजस्थान यानी कि इंडिया में प्रेजेंट है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये जनरली ट्रेडिशनल पीपल द्वारा किए जाते हैं, या कि वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं ना, जो वहाँ पे रहते हैं, वो लोग करते हैं। आप गेस कर सकते हैं, आपने देखा भी है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, तो आप सब सोच सकते हो कि कैसे वहाँ पे लोग रहते होंगे, ठीक है। वहाँ पे पानी का कमी कितना है आप जान सकते हो, समझ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो ये है कि फ्रेंड्स ये जो टनका है, आप जैसा यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होगे, ये, हाँ ये फ्रेंड्स, इसको जनरली बनाया ही जाता है ताकि आप पीने के पानी को कंज्यूम कर सको, पीने का पानी को आप स्टोर कर सको, इसलिए इसको बनाया जाता है। ओके, साथ ही साथ ये एक वाटर सिक्योरिटी भी है। अब ऐसा बहुत बार होता है कुओं में, जहाँ पे वेल स्टैब्लिश किया जाता है, होता यह है कि बहुत सारे लोग भीड़ लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सीडेंट्स भी होते हैं वेल के पास, कुओं के पास। कोई फिसल के गिर गया या फिर किसी का माथा फूट गया, मतलब जहाँ पे एक वेल हो और पूरे गांव के लिए हो, तो बहुत मुश्किल होता है वहां से पानी निकालना, आप समझ सकते हो। वाटर सिक्योरिटी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ का देखिए ऊपर का जो सरफेस है ना, वो ढका हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो भी पानी निकालेगा वो 1 by 1 ही निकाल सकता है, एक साथ लाइन लगा के, जैसे हम बैंकों में लगाते हैं, आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये फैमिलीज के लिए इस्टेब्लिश की गई हैं, फैमिलीज के लिए या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिलीज के लिए, छोटे छोटे परिवारों के लिए, ठीक है, जो पानी अफेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। ये खुद से भी, बहुत लोग ऐसा होते हैं जो रिच पीपल होते हैं या फिर गरीब भी होते हैं, वो खुद से घर में इस्टेब्लिश करते हैं राजस्थान में, ताकि उनको पानी का कमी ना हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। वाटर जो यहाँ पे स्टोर किया जाता है ना, वो डेली टास्क के बेसिस पे किया जाता है, ताकि जो भी फ्यूचर आने वाले समर के मौसम होते हैं, कितने गर्मी होते हैं राजस्थान में, तो वहाँ पे जैसा भी कंडीशन हो, पानी अगर पहले से रहेगा फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इनको पानी का कमी नहीं होगा, मरेंगे नहीं प्यास की वजह से, ठीक है। और जो लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लेडीज दूर दूर तक जाती है, 2 3 4 किलोमीटर दूर तक जाती है पानी लेने के लिए, फिर घर आती है, फिर खाना बनाती है, मतलब बहुत थकावट, बहुत मेहनत करना पड़ता है उनको, तो उनके लिए एक एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ एक और बात फ्रेंड्स, की जो वाटर सोर्स है और कंटामिनेशन जो होता है वाटर का, आपने देखा होगा कि वेल्स में एक डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी अगर जहर मिला देगा तो उसमें मिल जाएगा, ऊपर से डालेगा जहर मिल जाएगा, इसकी वजह से जो भी पानी है पीने के लिए बोलिए या फिर नहाने के लिए, जिस भी यूज के लिए आप कर रहे हैं, तो पॉइजनस हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन टनका जो एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, आपका यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का सरफेस है वो घिरा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ पानी जाने के लिए ही, सिर्फ पानी जाने के लिए ही उसको बनाया जाता है, ठीक है, समझ रहे होंगे ना, पानी जाने के लिए ही सिर्फ रास्ता दिया गया और किसी चीज के लिए नहीं।
आपका चौथा पॉइंट जो है वो ये कह रहा है फ्रेंड्स कि तन का जो है वो रिक्वायर्ड अ क्लीनिंग, यानी कि साल में कम से कम एक बार इसको साफ सफाई चाहिए। ठीक है, उसको इसलिए चाहिए खास करके मानसून सीजन में, इसलिए चाहिए फ्रेंड्स क्योंकि अगर मानसून सीजन में अगर नहीं साफ कीजिएगा तो बहुत सारी गंदगी उसमें चली जाएंगी, जिसकी वजह से वाटर से बहुत सारी गंदगी चली जाएंगी मिक्स होकर, जिसकी वजह से वो पीने लायक पानी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप पी नहीं पाएंगे उसको। तो इसमें टोटली 4 पॉइंट्स है। आप चाहे तो 5 पॉइंट भी बना सकते हो। ओके, इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट बन सकता है, मैं बता देता हूँ उस वो पॉइंट। अगर आप चाहो तो अपने क्वेश्चन जो आंसर्स आप लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं ये कि ये एक बहुत ही कंपेयर कर सकते हो आप वेल से, कुआं से, कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्निक है इन कंपेरिजन ऑफ वेल। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने के चांसेस होते हैं इसके मुकाबले। ठीक है, आप ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो। ऑल दैट दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन, मे बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज नोट इट। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जो है सीड हेल्थ एंड वेज टू इंप्रूव। फ्रेंड्स, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि सीड हेल्थ क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो सेहत होता है सीड का, सेहत सीड का क्या होता है, साथ ही साथ उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अगर खराब होने का कंडीशन में होगा तो। चलिए फ्रेंड्स, सीड हेल्थ के बारे में आते हैं। तो फ्रेंड्स, सीड हेल्थ होता क्या है, इसमें बहुत ही कॉमन बात यह है, देखिए अगर आपको बीमारी नहीं पकड़ता है तो आप बीमार नहीं पड़िएगा। सीड हेल्थ के बारे में वही बात है कि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप, जैसे मैंने इसमें बताया है कि अगर किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि पैथोजन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है, उसके प्रेजेंस होने या ना होने से आपका सीड हेल्थ को इफेक्ट होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन यही है। ओके, अब वो कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, आपका फंगी भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, पेस्ट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, ह्यूमन बींग्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, साथ ही साथ एक और पॉइंट फ्रेंड्स कि जो भी साइकोलॉजिकल कंडीशन होता है ना सीड हेल्थ का, ठीक है, वो किसी भी एलिमेंट द्वारा इफेक्ट, यानी कि डिफरेंस, यानी कि खराब हो सकता है। ठीक है, ऐसा ट्रेसेस, सबूत पाए गए हैं। यानी कि मान लेते हैं अगर किसी भी सीड का जो हेल्थ है वो किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, वो कोई भी हो सकता है, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सीड है, कौन उसको ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट करता है, वो डिपेंड करता है। इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि कौन सा पर्टिकुलर सीड, कोई भी वीट कर लीजिए, कि वो किससे ज़्यादा ज़्यादा इफेक्ट होता है, नाइट्रोजन से, किस एलिमेंट से ज़्यादा इफेक्ट होता है, अगर आप उससे बचा के रखोगे उसको तो आप सिक्योर रहोगे। नहीं बचा के रखोगे तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना गंदा इफेक्ट होगा। साथ ही साथ आप फार्मिंग नहीं कर पाओगे उसकी मदद से अगर सीड ही ना हुआ तो, क्योंकि उपजाऊ होगा ही नहीं, प्रोडक्शन होगा ही नहीं। सीधी सी बात है ना। अब आते हैं फ्रेंड्स कि कैसे हम सीड हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पहला पॉइंट फ्रेंड्स, इसमें मैंने टोटल 4 पॉइंट बताए हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने दूसरा नंबर जो है ना, दूसरा नंबर, उसमें मैंने 2 पॉइंट बता दिया, उसको आप अलग कर लीजिएगा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैंने टोटल 4 पॉइंट बताए हैं। चारों पॉइंट मैंने बस हिंट दिया है, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। आप उस जो एक्सप्लेनेशन है उसको अपने एग्जाम आंसर शीट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप खुद से भी इसको बड़ा कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, इसलिए मैंने छोटा सा एक टर्म दिया है। फ्रेंड्स, पहला है प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि देखिए प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलेगा सीड को तो उसका हेल्थ रहेगा ही नहीं। सीधी सी बात है ना। अगर सॉइल से किसी भी प्लांट में मिनरल्स या विटामिन जो भी उसको रिक्वायरमेंट होता है, माइक्रो लेवल या मैक्रो लेवल, जैसा भी हो, बड़ा हो या छोटा हो लेवल पे, अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जैसा उसका रिक्वायर्ड है तो सीधी सी बात है वो ग्रो नहीं करेगा। तो सीड का भी तो वैसा ही है ना। अगर सीड को सही टाइम पे आप पानी नहीं दीजिएगा, खाद नहीं दीजिएगा, उसको सही टेम्परेचर नहीं दीजिएगा तो मर ही जाएगा ना। तो न्यूट्रिशन उसमें से एक है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट आपका ये कह रहा है सुटेबल इन्वायरमेंट। क्या कह रहा है आपका? सुटेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखिए ऐसा सच है ये बात कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, खासकर आप, कि जो भी क्रॉप फार्मर ग्रो करता है उसके लिए ज़रूरी है कि जो मौसम में वो ग्रो कर रहा है। अब देखिए समर सीजन में आप एप्पल का ग्रोथ नहीं कर सकते, ठीक है, और ठंडे के सीजन में यानी कि विंटर में आप वीट का ग्रोथ नहीं कर सकते,
ऑल्दो आप कीजिएगा, ग्रोथ भी होगा, लेकिन उसमें प्रोडक्शन कम होगा उस समय उसका। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं ना? यानी कि जिसका जो सीजन है उसी सीजन में वो ग्रो कर सकता है। यानी कि अगर आप जिस भी सीड को ग्रो कर रहे हो उसके लिए उसका प्रॉपर कंडीशन, टेम्परेचर होना जरूरी है। इस पॉइंट में आपको यही बताना है, सुटेबल इन्वायरमेंट। ओके, आते हैं प्रॉपर इरिगेशन एट शोइंग। देखिए, शोइंग एक ऐसा प्रोसेस है फ्रेंड जिसमें आप क्या करते हो कि सीड को स्टैब्लिश करते हो मेन फील्ड में, ताकि आप उससे क्रॉप प्रोडक्शन का फायदा ले सको। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो। अगर मान लेते हैं उसको प्रॉपर इरिगेशन, यानी कि सही टाइम पे अगर उसको पानी नहीं मिलेगा, अगर पानी नहीं मिला इसका मतलब कि न्यूट्रिशन का जो फ्लो होता है उसके बॉडी में वाटर के थ्रू ही होता है ना, किसी भी सीड या फिर प्लांट में वाटर के थ्रू होता है। अगर वो नहीं होता है तो वो ग्रोथ ही नहीं करेगा, डेवलपमेंट ही नहीं होगा, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है, आप ये पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हो। फ्रेंड्स, आते हैं आखिरी टॉपिक पे जो फोर्थ है वो अपना स्टोरेज। फ्रेंड्स, स्टोरेज में क्या होता है ना कि देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके फ्रूट जो है ना, जिसके फ्रूट जो है वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हो किस में, उसके फ्रूट जो है वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हो एज अ सीड। एज अ सीड आप उसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जिसको, जिनके फ्रूट्स जो है एज अ सीड आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे फार्मर्स करते भी है। अब मान लेते हैं उस फ्रूट को जो आप आगे फ्यूचर जनरेशन में आगे मतलब नेक्स्ट सीजन में ग्रो करने वाले हो, अगर आप उसको सही स्टोरेज नहीं देते हो, जैसे मान लेते हैं आप एप्पल का सीड को अगर आप ठंडे जगह पे नहीं रखोगे, क्योंकि वो ठंडा प्लांट ही है, मतलब बर्फीले इलाकों में ही ग्रो करता है, सीधी बात है। तो अगर उसका सीड जो है वो अगर आप ठंडी जगह पे नहीं रखोगे, स्टोरेज अगर उसको प्रॉपर नहीं दोगे, तो वो सीड जो है वो खराब हो जाएगा। अगर सीड खराब हो गया तो सीधी सी बात है क्या होगा, आपका क्रॉप, मेन क्रॉप खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए फार्मर को, और साथ ही साथ अगर ये सब बात का ध्यान रखेंगे तो इंप्रूवमेंट पक्का होगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेटेड ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में ऐसे कौन कौन से क्रॉप्स है जो कल्टीवेट किए जाते थे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ओके, उसके कैटेगरीज। तो फ्रेंड्स देखिए, टोटल 5 कैटेगरी है। पहला है फीड क्रॉप, सेकेंड है आपका फाइबरस क्रॉप, सेकेंड है उसके बाद है ऑयल क्रॉप, उसके बाद है आपका ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, और उसके बाद इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में जो मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फीड क्रॉप से। देखिए, मैं सबका हार्वेस्टेड और क्यों होता है, किस लिए होता है, वो मैं बताऊंगा। ओके, यही आप अपने आंसर शीट में मेंशन कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फ्रेंड्स, फीड क्रॉप से आते हैं। फीड क्रॉप्स में क्या होता है ना कि ये जनरली हार्वेस्ट किया जाता है किसके लिए, लाइव स्टॉक के लिए। जो भी भेड़ बकरी खाती है उस वो खाना जब हम ग्रो करते हैं उसको हम फीड क्रॉप कहते हैं। ठीक, आप समझ गए। अब आते हैं आगे। ये जो क्रॉप होते हैं ना, फीड क्रॉप जो होते हैं, वो न्यूट्रिशन ही कंटेन करते हैं किसके लिए, एनिमल्स के लिए। मतलब वही न्यूट्रिशन कंटेंट कर सकते हैं जो एनिमल ही कंज्यूम कर सकते हैं। आपको पता होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मेंशन करना चाहूंगा, आपको पता होगा अपेंडिक्स, हमारे पेट में स्टोमक के जस्ट कोने पे एक छोटा सा ऐसे करके पार्ट होता है। ठीक है, ये अगर इंटेस्टाइन है ना, तो इंटेस्टाइन के आखिरी में ये पार्ट ऐसे रहता है, आपको पता भी होगा। इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ये ऑपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऑपरेशन करके इसको काट के निकालना पड़ता है। किसी किसी में नहीं होता है तो वो ऐसे ही रहता है, जब मरने तक ही रहता है, कोई इनएक्टिव स्टेज में रहता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये इसलिए हमारे बॉडी में है ताकि वो सेलुलोज को डिकम्पोज कर सके। ठीक है, आदि मानव के ज़माने में क्या होते थे, वो पहले घास फूस ही खाते थे। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन जो हुआ है वो आदि मानव के समय से हुआ है, यानी कि बंदरों से हुआ है। तो वो हमारे पूर्वज हुए। उस समय क्या होता था ना, आप देख रहे हैं कि बंदर सब चीज़ खा लेते हैं। ऑल्दो वो अभी नहीं खा पा रहा है, लेकिन उस समय अब जब बिल्डिंग उल्डिंग कुछ नहीं था, टेक्निक्स कुछ नहीं था, उस समय घास उस भी खाते थे। तो उसलिए ये आपका अपेंडिक्स स्टैब्लिश है। लेकिन ये सिर्फ सेलुलोज को ही डिकम्पोजिशन करने के लिए यूज होता है। लेकिन अब आप सीधी बात है कि आप सेलुलोज तो खा नहीं रहे हैं। सेलुलोज होता क्या है, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। सेलुलोज को मैं क्लियर कर देता हूँ। घास फूस में आपने कभी ये सोचा है कि गाय इतनी मोटी क्यों हो जाती है? वो इसलिए मोटी होती है क्योंकि वो सेलुलोज खाती है। घास में सेलुलोज होता है। सेलुलोज इतना हाई अमाउंट में होता है, उसका फैट, उसमें इतने ज़्यादा फैटी एसिड्स, इतने फैट होता है कि किसी भी इंसान का जो मोटापा होता है ना बहुत बढ़ा देगा। तो वो डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी सब में नहीं होता है, खासकर ऑर्गेनिजम्स में। ह्यूमंस में तो है ही नहीं। ठीक है, वो सिर्फ एनिमल्स में, खासकर आपके जो ओमनीवोरस एनिमल्स है, सॉरी हर्बीवोरस एनिमल्स है, उसमें पाए जाते हैं। ओके,
तो यहाँ पे मैं वही मेंशन करना चाहूँगा कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, घास फूस जो भी खाते हैं, वो फीड क्रॉप्स हैं, ओके। और उनको ग्रो ही किया जाता है, क्यों ग्रो किया जाता है? ताकि वो उसको खाएं और उनका अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सके, साथ ही साथ उनको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिल सके, इसलिए फीड क्रॉप को ग्रो किया जाता है, ओके। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्रॉप के एग्जाम्पल है जो कि ओट्स और अल्फा अल्फा, ठीक है। मैं इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगा, आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप बस अपने जानकारी के लिए उसको रखिएगा। तो अल्फा अल्फा इसको कहते हैं, ओके। फ्रेंड्स आते हैं फाइबरस क्रॉप में। फाइबरस क्रॉप होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये वो क्रॉप है जो जनरली टेक्सटाइल या फिर पेपर प्रोडक्ट्स के लिए हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि कपड़े बनाने के लिए या फिर कागज का कोई भी सामान बनाने के लिए। वो कॉपी हो सकता है, वो आपका रजिस्टर हो सकता है, वो आपका कोई भी अदर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फाइबरस क्रॉप को इसलिए ग्रो किया जाता है। अब ये बनाया किसे जाता है फ्रेंड्स? जो भी फाइबरस क्रॉप होता है ना, उसको पहले सुखाया जाता है, ठीक है। सुखाने के बाद जो भी फाइबरस क्रॉप है उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और ये सारे फाइबरस क्रॉप जो हैं वो प्लांट पार्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। अब प्लांट पार्ट कुछ भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्लांट आप यूज कर रहे हो, कॉटन कर रहे हो या फिर आपका जूट कर रहे हो, ओके। इसको आप फाइबरस क्रॉप समझ सकते हो। तो फाइबरस क्रॉप क्या होता है? जो आपका कपड़े बनाने में या पेपर बनाने में यूज होता है, ओके। इसके एग्जांपल्स हैं आपके फ्रेंड्स कॉटन एंड हम्प। कॉटन तो आपने देखा ही होगा। हम्प आप अगर नहीं जानते हो तो फॉर एग्जांपल आप याद कर लो, तो कॉटन भी ठीक रहेगा आपके आंसर शीट में, ओके। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्रॉप पे जो है ऑयल क्रॉप। फ्रेंड्स इनको हार्वेस्ट किया जाता है इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। अब देखिए, ये जो क्रॉप होते हैं ना, वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए इसलिए हार्वेस्ट किए जाते हैं क्योंकि इनसे तेल निकाला जाता है। अब वो तेल आपका सरसों का हो सकता है या किसी और रिफाइन का भी हो सकता है तेल, ठीक है। सफोला हो गया, कच्ची घानी हो गया, आपका फॉर्च्यून हो गया, ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ये आपके ऑयल से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। ये पहले तो स्टार्टिंग ऑयल से ही किया था इन्होंने, अब ना अदर प्रोडक्ट्स पे ये आ गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो ऑयल से ही हुआ था ना। तो ये जो भी इंडस्ट्रीज बनाती हैं ना इनको, वो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के द्वारा ही बनाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो ऑयल क्रॉप्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए ही बनाए जाते हैं, कंज्यूम किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, ओके। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो ये है। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट टॉपिक, ये पॉइंट है ना, ये आपका ये पॉइंट आपको ये इसमें मैंने ये बताया है ना कि 5 सेंचुरी से जो सेंचुरी बीत चुकी है, पिछले जमाने से हम ये देखते आ रहे हैं कि जो भी नए क्रॉप इस्टेब्लिश हुए हैं ना, जो भी क्रॉप इस्टेब्लिश हुए हैं उनको प्रोसेस किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है। उनके प्राइमरी कंपोनेंट्स में, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑयल, यानी कि उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑयल हो गए, ठीक है। उसके जो भी प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं ना फ्रेंड, उसमें इसको इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि इसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए। देखिए, अब किसी भी क्रॉप को आप उसका शेप देने के लिए है ना उसको निकालते हो, ठीक है। मेरा बात समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस पॉइंट में यही इंक्लूड किया गया है कि जो भी टेक्नोलॉजीज 5 सेंचुरी में बनाई जा चुकी हैं उसको इसलिए स्टैब्लिश किया गया था क्रॉप्स के लिए, ताकि जो भी प्राइमरी कंपोनेंट्स है उसको तोड़ के, प्राइमरी कंपोनेंट्स यहाँ पे आपका आ गया मस्टर्ड, ठीक है, या आप कोई भी और ले सकते हो, मैं एग्जांपल के लिए मस्टर्ड बोल रहा हूँ, उसको तोड़ के या प्रोसेस करके ऑयल को निकाला जा सके, ठीक है। बस ऑयल क्रॉप को इसलिए स्टैब्लिश किया गया, ओके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्रॉप पे जो कि आपका ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। फ्रेंड्स ऑर्नामेंटल को हार्वेस्ट किया जाता है आपके किसके लिए? लैंडस्केप गार्डन के लिए। किस लिए किया जाता है? लैंडस्केप गार्डन के लिए। अब लैंडस्केप गार्डन क्या होता है ये आपको पता होगा। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हो गया, यानी कि जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में आपने जितने भी प्लांट्स पढ़े हैं ना, वो सब ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है। जो फ्लावरिंग के लिए, जो फ्रूटिंग के लिए, जो आपके वेजिटेबल्स के लिए यूज होते हैं क्रॉप, इसको लैंडस्केप ऑर्नामेंटल क्रॉप्स कहते हैं, ओके। ये हार्वेस्ट किस लिए किया जाता है? लैंडस्केप गार्डन के लिए, ठीक है, लैंडस्केप ग्रेड के लिए, ओके। लैंडस्केप के लिए ही इसको मतलब हार्वेस्ट किया जाता है, ओके। फ्रेंड्स ये जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स होते हैं ना, इनको जनरली ग्रो किया जाता है नर्सरीज में, ठीक है, नर्सरीज में ग्रो किया जाता है, ताकि
इसलिए उसको नर्सरी में ग्रो किया जाता है ताकि इसको लोग परचेज कर सके। ठीक है, किसके लिए? रेसिडेंट के लिए या कॉमर्शियल सेटिंग के लिए। देखिए, फ्लावर जो भी होते हैं या फिर अदर प्रोडक्ट जो होते हैं क्रॉप के, उसको आप डेकोरेशन में यूज कर सकते हो, एस्थेटिक यानी कि उनके फ्लेवर या फिर उसके स्मेल के लिए यूज कर सकते हो। कॉमर्शियल सेटिंग्स में यही सब आते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं? तो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स इसको कहते हैं। उसको इस्टेब्लिश किया जाता है लैंडस्केप ग्रेड के लिए, सजावट के लिए या फिर स्मेल के लिए। ओके, अब आते हैं इंडस्ट्रियल क्रॉप में। इंडस्ट्रियल क्रॉप क्या होता है मैं समझा दूं। इनको इंडस्ट्रियल क्रॉप जो होते हैं वो होते हैं फ्रेंड जिनको हार्वेस्ट किया जाता है उनके प्रोडक्ट के यूजेस के लिए। यानी कि देखिए, फैक्ट्री या मशीनरी बनाने के लिए आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। उन रॉ मटेरियल का कंजप्शन कहाँ से हो पाता है? इंडस्ट्रियल क्रॉप से हो पाता है। यानी कि इंडस्ट्रियल क्रॉप को इसलिए हार्वेस्ट किया जाता है ताकि उनसे आप फैक्ट्रीज में या मशीनरीज में कोई अच्छा सा प्रोडक्ट बना सको। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रॉप को इसलिए हो सकता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, टबैको हो गया, रबर हो गया। यानी कि आपका तंबाकू हो गया या फिर रबर। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? रबर का तो आपने देखा ही होगा, टबैको का भी प्लांट आप जानते ही हो। तो इन दोनों में से कोई भी आपका इंडस्ट्रियल, इससे आप कुछ भी बना सकते हो फैक्ट्रीज में। रबर से तो बहुत चीज़ बनते हैं। टबैको तो आप जानते ही हो किस लिए यूज़ होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। ऑर्नामेंटल क्रॉप का मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, उसका मैं बता देता हूँ। एजीला और डॉगवुड। एजीला का डायग्राम मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कौन सा है। ठीक है, एजीला देखिए ये होता है, ये आपने डायग्राम देख लिया, ये ऑर्नामेंटल क्रॉप के एग्जाम्पल है एजीला। ठीक है, ठीक है। और जो आपको मैंने बताया था अल्फा अल्फा, जो मैं बताऊंगा वो ये है। ठीक है, अल्फा अल्फा। ओके, और जो आपके क्या कहते हैं कोनला है, यानी कि ऑल क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल है वो ये है आपका। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसके एक बार पॉज करके देख लीजिए, वरना कहीं आपको दिक्कत ना हो। देख लीजिए, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ अल्फा अल्फा कैसे दिखता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका साइंटिफिक नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप के साइंटिफिक नेम। एक्चुअली आपको इसमें मिनिमम जितने दिए हुए हैं उसको आपको याद करना है। मैं इसलिए आपसे ये बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ये जो दिए हुए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के नाम साथ ही साइंटिफिक नेम, ये आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, कुछ कॉमन है, कुछ अगर आप को याद करने में दिक्कत हो रहा है तो मैं एक सोल्यूशन बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। आप बार बार इसको बोलिए, ठीक है, या बार बार उसको लिखिए, आपको याद हो जाएगा। और खासकर आप ये तब कीजिएगा जब आपका माइंड एकदम फोकस हो, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए मैं एक बार सबको बता देता हूँ उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे कहते हैं। और एक और रिक्वेस्ट, बहुत सारे एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जो बॉटनिकल नेमिंग का जो रूल है उसको नहीं ध्यान देते हैं। ओके, जैसे कि जो भी साइंटिफिक नेम है उसको आप लिखने के बाद अंडरलाइन कीजिए। साथ ही साथ जो भी है इटैलिक्स में तो आप लिख नहीं सकते ना, इसलिए आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। और आपका जो भी सेकंड बॉटनिकल नेम में नेम होगा, जैसे कि आपका ये हो गया, जैसे एपिस इंडिका है, इसमें मैंने गलती कर दिया, इंडिका होगा। ओके, इंडिका है तो इंडिका जो आई है वो स्मॉल रहना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। आपको रूल्स तो पता ही होंगे, अब तक आपको पता चल गए होंगे। 8 क्लास से आपको पढ़ाया जा रहा है तो रूल्स आपको पता होगा, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के कैसे रूल्स होते हैं, कैसे उसको नेमिंग किया जाता है। तो उस बात का ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। ओके, प्लीज़ आप अपने एग्जामिनेशन में ये सब का ध्यान रखेंगे, ये सब गलती नहीं करेंगे। फ्रेंड्स पहला जो है आपका है मैंगो। ओके, मैंगो तो आप जानते हैं एपिस इंडिका, आप ने 11th और 12th क्लास में भी आपने इसको पढ़ाया, जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। मैथ के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप को दिक्कत हो रहा है इसको याद करने पे तो जैसे मैंने आइडिया बताया उसको अप्लाई कीजिए, आपको याद हो जाएगा। सेकंड है फ्रेंड राइस, जिसको कहते हैं ओराइजा सटाइवा। ओके, इसका साइंटिफिक नेम है। चिकन पी या फिर चिकन पी अगर नहीं होगा तो ग्राम, दोनों का एक ही होता है फ्रेंड, दोनों एक ही है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है सीसर अरिएंथिनम। ओके, आप इसको स्पेलिंग के थ्रू याद कीजिएगा, आपको ज्यादा आसान होगा। ओके, आते हैं फ्रेंड, उसके बाद है पिजन पी। पिजन पी का होता है फ्रेंड कैजनस कैजा। ओके,
फ्रेंड्स उड़द बीन में आते हैं, जिसको आप कॉमनली ब्लैक ग्राम भी कहते हैं, काला ग्राम तो आपने देखा ही होगा, इसको कहते हैं विग्ना मूंगो। ओके, अब फ्रेंड राइस बीन में आते हैं। राइस बीन जो है ना आपका, उसका साइंटिफिक नेम है विग्ना अम्बिलेटा। ओके, कॉटन का है गोसिपियम, जूट का है कोरोकोरस कैप्सुलिरिस। ओके, बैम्बू का है आपका बैम्बू सोडई। ओके, और आखिरी जो आपका बच जा रहा है ना, वो है टेमरिड, ठीक है, जिसको आप कहते हो टैमरेंडिस इंडिका। अगर आपको पहले वाला जो मैंने बताया था तरीका याद करने का नहीं हो रहा है, तो आप एक ऐसा कीजिए, इसमें आपने देखा होगा ध्यान से, बहुत सारे कुछ ऐसे टर्म है जिनका या तो जीनस या स्पीसी सेम है, ठीक है, जैसे आप ले लीजिए विग्ना, विग्ना विग्ना सेम है आपका, इंडिका इंडिका यहाँ ऊपर देख लीजिए सेम है। तो ऐसे कुछ आप क्रॉप्स को ले सकते हो ना, जिसका आपका क्या कह सकते हो स्पीसी या जीनस सेम है, उसको आप साथ में लिख के याद करो, जिसकी वजह से क्या होगा ना, आपको उसको याद करने में, लर्न करने में आसानी होगी, ठीक है। वरना और कोई तरीका हो आपके लिए सुटेबल, जो आपको सही लगे, तो आप वो भी अपना सकते हो, नो डाउट, आपको जैसे याद हो। ओके, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट साइड पे, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे भी गए हैं, आज तक के एग्जामिनेशंस में तो 3 बार पूछे जा चुके हैं। 2000 जितने भी 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, 2010 से लेके अभी तक 20 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, सब में पूछे जा चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिएगा एज ए इम्पॉर्टेंट। देखिए मैंने इसमें टोटल 7 पॉइंट बताए हैं। मैं इसमें बोल देना चाहता हूँ कि ये 60 पॉइंट आपको दिख रहे हैं छोटे, मैंने बस बुलेटिन पॉइंट्स लिखे हैं। बुलेटिन पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि आपको इसको नीचे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें आपको बताना है कि कोई भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सीधी सी बात है ना, आप कभी भी क्रॉप लगाने, बीज लगाने से पहले अपने मेन फील्ड को तैयार करोगे। अगर मेन फील्ड तैयार नहीं होगा तो आप क्रॉप कैसे प्रोड्यूस कर पाओगे? सीधी सी बात है ना। जो भी आप हार्वेस्ट करते हो प्रीवियस क्रॉप, उसको अगर आप ठीक से साफ नहीं करोगे, ठीक है, ज़मीन को लेवल में नहीं करोगे, तो क्या होगा कि आपका जो भी सीड आप प्लांट कर रहे हो शोइंग के टाइम में, उस समय उसका सही से एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा, तो आपका क्रॉप जो है ठीक तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, आप समझ रहे हो? तो सॉइल का प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताता हूँ सेकंड पॉइंट जो है आपका शोइंग। सॉरी, थोड़ी देर के लिए स्लाइड आगे चला गया था। सेकंड है फ्रेंड्स शोइंग। शोइंग तो मैंने बताया है आपको इससे पहले कि शोइंग क्या होता है, और उस प्रोसेस में अगर आप प्रॉपरली उसको स्टैब्लिश नहीं करते हो उस सीड को, तो क्या होगा कि आपका जो भी क्रॉप यील्ड है, यानी कि जो भी क्रॉप ग्रो कर रहा है, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। ओके, आप इसको इलाबरेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, मैं बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि सबका समझने का या लिखने का तरीका अलग होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं पर्टिकुलरली कोई वर्ड्स में नहीं बता रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। जब भी आप एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है जैसे प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो आप ये टर्म लिख के साथ हो उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये जनरली 5 या 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट में आता है फ्रेंड्स, वो है आपका एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। देखिए ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्रॉप ग्रो कर भी जाता है अच्छी तरह से, तो बहुत सारे पेस्ट्स या इंसेक्ट्स उस पर, हार्मफुल इंसेक्ट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर हमला करते हैं, ताकि उनसे अपना फूड ले सकें, न्यूट्रिशन ले सकें। अगर उस समय आपको अपने क्रॉप को बचाना है, तो आपको ये मैन्यूर या फिर फर्टिलाइजर पहले इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मैन्यूर को तो आप पहले इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि डिग करके आप पहले ज़मीन खोद के पहले आपको मैन्यूर यानी कि खाद डालना पड़ेगा, फिर मिट्टी भर के कुछ दिनों के लिए, कम से कम 15 दिन पहले, क्रॉप का स्टैब्लिशमेंट से 15 दिन पहले आपको उसको करना पड़ेगा, ताकि आपका जब क्रॉप स्टैब्लिश हो तो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने वाले हों वो ना आए, ठीक है। या अब फर्टिलाइजर, क्रॉप के स्टैब्लिशमेंट के बाद आप फर्टिलाइजर यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो भी क्रॉप खराब होने वाला है वो खराब नहीं होगा, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काउजिंग है वो काउज नहीं करेंगे, और आपका जो सॉइल है, साथ ही साथ आपका जो क्रॉप है वो सही रहेगा, ठीक है।
साथ ही साथ आप ये एक और पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं इसमें फ्रेंड्स कि मैन्यूअल फर्टिलाइजर का अगर राइट टाइम पे यूज नहीं हुआ तो जो भी क्रॉप का ईल्ड है वो घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। कितना घटेगा वो डिपेंड करता है कि कौन से इंसेक्ट या फिर कौन से पर्टिकुलर पेस्ट ने उस पर हमला किया है। सब क्रॉप के तो अलग अलग होते हैं ना पेस्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उन पे हमला करते हैं। अब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब पे तो हमला नहीं करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है वो है आपका इरिगेशन। इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप पानी नहीं दोगे, ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा पानी का, तो जो सॉइल इरोजन है वो बढ़ जाएगा। अब मिट्टी बहने लगेगी तो सीधी सी बात है ना, मिट्टी अगर नहीं स्थिर रहेगी तो प्लांट कैसे स्टैंड करेगा, सोचने वाली बात है। तो इरिगेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, उसके बाद है फ्रेंड्स फिफ्थ है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड से प्रोटेक्शन आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी वीड्स तो आप जान रहे हैं अनवांटेड प्लांट्स ऑन द मेन फील्ड में जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको हम वीड्स कहते हैं। वीड्स का ग्रोथ नहीं होना चाहिए आपके मेन क्रॉप के आसपास क्योंकि वो ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से आपका जो मेन क्रॉप है वो सॉइल से न्यूट्रिशन नहीं ग्रो कर पाएगा। देखिए एट अ टाइम सॉइल सारे प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं देती है, एक पर्टिकुलर समय तक ही देती है। ठीक है, अगर मान लीजिए चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। आपने एक छोटा सा स्क्वायर का एक मेन फील्ड में एक छोटा सा स्क्वायर बनाया, ज़्यादा नहीं, 4 4 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो होगा क्या ना फ्रेंड्स, अगर आप उस स्क्वायर में अगर आप एक मेन क्रॉप लगा देते हो और एक वीट लगा देते हो, आपको ये देखने मिलेगा ना कि वो जो वीड है ना वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा, लेकिन आपका मेन क्रॉप जो है खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मेन वीड का जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि लाइफ ड्यूरेशन, वो बहुत छोटा होता है। वो जल्दी ग्रो करके मतलब आप जैसे जैसे वो ग्रो करना स्टार्ट किया ना तो 1 से 2 दिन में फटाक से ग्रो करेगा, फ्लावरिंग देगा, फटाक से मर जाएगा। अब इसमें तो बहुत सारा न्यूट्रिशन वो ले लेगा ना सॉइल से। अब जो मेन क्रॉप है उसको तो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो फ्रूटिंग या फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा, तो आपका प्रोडक्शन नीचे आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब आते हैं फ्रेंड्स हार्वेस्टिंग पे। हार्वेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन में। क्यों? कि आपको हार्वेस्टिंग करने का प्रोसेस पता होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप का। अगर नहीं पता है तो आपको पता कर लेना चाहिए जब आप उस क्रॉप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तब। अगर नहीं करते हो तो देखिए किसी भी क्रॉप को आप अलग अलग तरह से कर सकते हो। एप्पल का जब आप हार्वेस्टिंग करते हो तो आप सिर्फ उसके फ्रूट्स को लेते हो, आप उसके मेन जो क्रॉप होता है उससे निकालते हो। ठीक है, प्लांट से निकाल देते हो। लेकिन व्हीट या राइस में आप ऐसा नहीं करते हो। व्हीट या राइस में आप पूरा का प्लांट लाते हो उस जमीन से। ठीक है, तो प्रोसेस पता होना चाहिए। साथ ही साथ उसको कैसे आप अलग करते हो मेन क्रॉप से, सीड को, मतलब फ्रूटिंग जो है, फ्रूट जो है उसको कैसे अलग करते हो, ये ज़रूरी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और अपने पॉइंट में इंक्लूड करें हार्वेस्टिंग में। हार्वेस्टिंग से आपको जो समझ में आता है आप लिख सकते हो, उसमें टीचर मार्क्स दे देता है। फ्रेंड्स 7वां पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, वो है आपका स्टोरेज। स्टोरेज इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि जहाँ पे आप रख रहे हो मार्केटिंग में ले जाने से पहले अपने बीजों को या फिर अपने फ्रूट्स को, क्या वहाँ पे कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर गया है या ऐसा कोई पेस्ट आ गया जिसकी वजह से वो आपके सीड को ख़राब कर सकता है। तो आपको टाइम टू टाइम वहाँ का मेंटेनेंस करना पड़ता है जहाँ आप उसको स्टोर करके रखने वाले हो। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि उनका जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है एक पर्टिकुलर मंथ में या ईयर में, तो वो क्या करते हैं कि जो बच जाता है, मार्केट सारे क्रॉप को मार्केट नहीं ले जाते हैं, जो क्रॉप बच जाता है खुद को कंजप्शन करने के लिए उनको रखना पड़ता है, उनको वो सही स्टोरेज में नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रॉप जो है ख़राब हो जाता है। ठीक है, और वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं चल पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पेस्ट या फिर अदर डिजीज का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इफेक्ट हो जाता है, इसलिए सोचने वाली बात है। तो स्टोरेज रहना बहुत ज़रूरी है जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे सारे अब तक के जितने वीडियोस बनाए हैं उसमें लाइक्स नहीं आया है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ लाइक कीजिए। साथ ही साथ कमेंट में ये ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये। ठीक है क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है डिफरेंस किसके बीच में, प्लांट ग्रोथ और प्लांट डेवलपमेंट बीच में।
ये बहुत कॉमन और रेयर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। उनको ये लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही बात है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस है जिसमें आपको लगता है कि ये आसान है, लेकिन आसान नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में जाके पता चलता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर, देखिए मैंने दोनों अलग अलग साइड में इसको डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, लेकिन मुझे आपको समझाऊंगा तो दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला डिफरेंस देखिए, मुश्किल से स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस फ्रेंड्स, जो प्लांट ग्रोथ में क्या होता है ना कि प्लांट ग्रोथ में क्या होता है कि जो भी सेल साइज है ना वो इंक्रीज करता है। ओके, और जो भी नंबर है ना वो भी स्केल करता है, यानी कि सेल का साइज साथ साथ सेल का नंबर इंक्रीज करता है। ओके, ताकि उसके पूरे लाइफ हिस्टोरिक में वो एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बन सके। ठीक है, मतलब देख लीजिए, प्लांट ग्रोथ में क्या होता है, एक प्रॉपर प्लांट को ग्रो करने के लिए उसका सेल का मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला पॉइंट में ये बताया, अगर सेल का साइज साथ ही साथ उसका नंबर बढ़ता है किसी भी एक प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल में, तो उसे प्लांट ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, पहला पॉइंट इसलिए अलग है प्लांट डेवलपमेंट से, प्लांट ग्रोथ इसलिए अलग है क्योंकि प्लांट ग्रोथ में से सिर्फ सेल का साइज या नंबर बढ़ता है, लेकिन प्लांट डेवलपमेंट में क्या होता है, यहां सिर्फ सेल का बात हो रहा है। प्लांट डेवलपमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, आपके जो सेल के मतलब प्लांट के जो शेप है, साइज है, उसका जो फंक्शन है, उसके लाइफ साइकिल के दौरान एक ऑर्गेनिज्म में वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जीनोटाइप यानी कि इंटरनल कैरेक्टर वो ट्रांसलेट हो जाता है किसमें, फिनोटाइप यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर में। ठीक है, कंपैरिजन समझ में आया। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं फ्रेंड सेकंड पॉइंट पे। वो ये कह रहा है कि जो भी प्लांट ग्रोथ होता है ना, उसमें उसका सिर्फ मास और उसका सिर्फ साइज एक टाइम पीरियड में बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज करता है। समझ गया। जबकि प्लांट डेवलपमेंट में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर प्लांट का पूरा फंक्शन कॉम्प्लेक्स होके इंक्रीज करता है। मतलब कि देखिए, यहां पे क्या हो रहा है कि इसका सिर्फ साइज और मास बढ़ रहा है उस प्लांट का, उसका प्लांट का क्या हो रहा है, हाइट बढ़ जा रहा है और उसका वजन में बस चेंजेस आ रहा है। प्लांट ग्रोथ में ये होता है, प्लांट ग्रोथ में यही होता है। ओके, जबकि फ्रेंड्स प्लांट डेवलपमेंट में क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म मतलब उस प्लांट का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसके बेसिस पे, कौन से लेवल पे, फंक्शन ऑन ऑर्गेनिज्म के लेवल पे। ठीक है, उसका ऐसा डेवलपमेंट होता है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आप ये समझ सकते हो ना कि सेकंड पॉइंट ये आपको कहना चाह रहा है कि आपका प्लांट ग्रोथ में सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर ग्रो करता है, जबकि प्लांट डेवलपमेंट में इंटरनल कैरेक्टर ग्रो करता है। समझ रहे हो ना, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो ना मेरा बात। आते हैं थर्ड पॉइंट पे। फ्रेंड्स, इसमें बताया है ना कि इसमें प्लांट ग्रोथ में क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लांट का पार्ट ही डेवलप करता है। ओके, इसमें ये बताया है। जबकि आपका प्लांट डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें मेटामॉर्फोसिस और डिफरेंशिएशन जैसे प्रोसेस होते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है बर्थ के बाद फिजिकली डेवलप करते हैं। ठीक है, फिजिकली डेवलप करते हैं। वो इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल, कुछ भी हो सकता है, वो डेवलप करते हैं। ठीक है, जबकि इसमें प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट ही डेवलप कर रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, वो रूट हो सकता है, वो उनका स्टेम हो सकता है, वो उनका लीफ हो सकता है, वो उनका फ्रूट हो सकता है। कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट ही प्लांट ग्रोथ में डेवलप करता है। लेकिन प्लांट डेवलपमेंट में क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस और डिफरेंशिएशन जैसे प्रोसेस होते हैं जिसमें उसका एक साथ पूरा बॉडी ग्रो करता है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें एक पर्टिकुलर प्लांट ग्रो करता है, उसमें पूरा का पूरा बॉडी ग्रो कर जाता है। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट में, वो है क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव तो आप जानते ही हैं। देखिए, प्लांट ग्रोथ में क्या होता है, प्लांट ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, यानी कि ये सिर्फ वजन के मामले में बढ़ता है। ठीक है,
इन कंपेरिजन टू प्लांट डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन प्लांट डेवलपमेंट क्या होता है कि वो सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव भी बढ़ता है। उसमें इंटरनली इतने चेंजेस आते हैं और वजन इतना बढ़ता है साथ ही साथ, जिसकी वजह से आपका ईल्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, पांचवा पॉइंट पे आते हैं। पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो होता है ना प्लांट ग्रोथ, ये सिर्फ सेलुलर लेवल पे होता है। ठीक है, जबकि आपका जो प्लांट डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। ठीक है, आप ये समझ लो ना कि प्लांट ग्रोथ एक छोटे से मधुमक्खी पे हो रहा है। ठीक है, और प्लांट डेवलपमेंट जो है वो पूरे के पूरे छत्ते पे हो रहा है। समझ में आया उदाहरण? चलिए, बहुत बढ़िया है। अगर समझ में आया तो इस बात पर लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 6 डिफरेंस 6 पे आते हैं। वो ये कह रहा है कि प्लांट ग्रोथ में ये शेप, साइज, फॉर्म, स्ट्रक्चर जो बॉडी का होता है उस पर पूरे का पूरे चेंजेस ला देता है ये। ठीक है, प्लांट ग्रोथ में। जबकि आपके प्लांट डेवलपमेंट में क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन के लेवल पे चेंजेस लाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरा बात? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं ना तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वरना डिफरेंस आपको पता है, आप एक बार देखिएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ज़्यादा कुछ हार्ड डिफरेंस नहीं है इसमें। आता है 7 पॉइंट में। प्लांट ग्रोथ जो है ना फ्रेंड्स, वो मैचुरेशन यानी कि जब वो मैच्योर हो जाता है प्लांट तब वो स्टॉप हो जाता है। प्लांट का जो ग्रोथ है ना वो स्टॉप हो जाता है जब प्लांट मैच्योर हो जाए तो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जबकि प्लांट डेवलपमेंट क्या होता है कि वो कंटिन्यू रहता है जब तक उसका लाइफ चल रहा है, लाइफ साइकिल चल रहा है। ठीक है, मतलब कि वो तब तक डेवलप करते रहेगा जब तक वो प्लांट तब तक डेवलप करते रहेगा जब तक वो जिंदा है। ठीक है, डिफरेंस ये हो गया। अब आते हैं 8वें पे। 8वां ये कह रहा है फ्रेंड्स कि ये जो है डायरेक्टली मेजर कर सकता है। मतलब आप देखिए, अगर आप इंस्ट्रूमेंट लाएंगे ना तो आप प्लांट का हाइट मेजर कर सकते हो उस इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, लेकिन प्लांट ग्रोथ को अगर आपको देखना है तो आप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको, किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। लेकिन प्लांट डेवलपमेंट में आप उसका जो ग्रोथ है वो मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने यही बताया कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, यानी कि वो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि आप उसको फिजिकली महसूस नहीं कर पाओगे प्लांट डेवलपमेंट को, क्योंकि वो इंटरनली भी हो रहा है फिजिकली भी हो रहा है, दोनों हो रहा है ना। तो आप किसी भी प्लांट को देख के ये नहीं बता सकते हो कि वो इंटरनली कितना डेवलप हो रहा है या फिर उसे वो कितना अच्छा फल देगा, वो आप नहीं बता सकते। वो तो आप जब प्रोड्यूस हो जाएगा, जब आप मार्केट में बेचने जाओगे, जब कस्टमर करके उसको यूज़ करेगा या फिर आप जब खुद यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक, टोटल मैंने 8 डिफरेंस बताया है। ये क्वेश्चन 10 या 15 मार्क्स में आ सकते हैं। अगर आप 8 या 10 डिफरेंस मिला के लिख देते हो किसी तरह तो आपको 15 या 10 मार्क्स मिल जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस डिफरेंस पे ध्यान रखिए क्योंकि ये डिफरेंस आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। फ्रेंड्स, ये आखिरी क्वेश्चन है, ओके, जो कि आपको मेडिकल पर्पस के लिए क्वेश्चन ये है कि मेडिकल प्लांट जो हैं, जितने मेडिकल प्लांट्स आपने देखे होंगे, सुने होंगे, आपने विजुअल उनको देखा होगा, उनके जितने भी साइंटिफिक नेम्स है वो जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं उनको पूछा जाता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको। कुछ तो आपने सुना ही होगा, जैसे तुलसी, स्पेरमेंट तो मे भी आपने देखा हो। कार्डोम मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। गिलोय तो आपने देखा है, एलोवेरा भी आपने देखा है। कर्ली लीफ होता है यानी कि नीम लीफ होता है फ्रेंड्स। नीम लीफ मतलब जानते हो, इसका पत्ता क्या कह सकते हो आप, नीम का पत्ता। ठीक है, नीम का पत्ता तो आपने देखा ही होगा। अश्वगंधा भी आपने देखा है। फेन्यूग्रीक आपने देखा होगा, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता दूंगा। ठीक है, और सेक और खुनस ये आपके लिए नए हो सकते हैं। ओके, नए मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं। आप इसके बारे में बस जान लीजिए, इसके सिर्फ टर्म्स याद कर लीजिए, साइंटिफिक नेम, ऑल्दो इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इसके साइंटिफिक नेम की ओर, जो कि है तुलसी का पहला है ऑरियम टेन्यूफ्लिगम। ठीक है, स्पेरमेंट का है फ्रेंड्स आपका मेंटा स्फिकेटा। ठीक है, कारम का है फ्रेंड्स ट्राकिस्पेरनम एमी। ओके,
गिलोय का है फ्रेंड्स आपका टेओस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ओके। एलोवेरा का है फ्रेंड्स एलोई बारबेडेनेसी मिलर। ठीक। कर्ली लीफ यानी कि नीम लीफ जैसा मैं बताया उसका है फ्रेंड्स आपका मरेया को इंजी। ओके। अश्वगंधा का है फ्रेंड्स आपका विथानी सोमनीफेरा। ओके। आठवां जो आपका फेनुग्रीक है फ्रेंड्स उसका है ट्रीगोनेला फोइनियम क्रेसियम। ठीक है। सेज का है फ्रेंड्स आपका सल्वाई ऑफिशिनलिस। ओके। खुश का है फ्रेंड्स आपका कायरोस्पोरन सॉरी काइस्पोगॉन जी जैनियोड्स। ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका स्पेलिंग देखा जाएगा। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन के रूल्स हैं, उसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और आप बस स्पेलिंग की ओर ध्यान दें। स्पेलिंग को लिख लिख के अगर आप याद करेंगे, अगर आपको ठीक है आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में लिखिएगा ना तो स्पेलिंग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एक वर्ड लेटर भी इधर उधर होता है ना, वर्ड भी इधर उधर होता है ना, तो स्टूडेंट्स टीचर्स में मार्क्स काटते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। ये वो सब क्वेश्चन है फ्रेंड जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिए, जल्द ही आएगा नेक्स्ट थर्ड वीडियो, जिसमें मैं एग्रीकल्चर के कुछ और आसान क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। और अगर आपको फ्रेंड्स ये अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स तब तक सी यू, टाटा, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन एंड कीप इट अप, यू कैन डू इट।